मोहन तो डस्टर देखो ना, डस्टर क्या है? चलो आर्टिकल 14 हो गया था ना हम लोग का। विधि के साथ दोनों चीज देख लिए थे। यस हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग का जो है आर्टिकल 14 जो हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। आर्टिकल 14 में हम लोग बताए थे कि इसके अंतर्गत जो है विधि का शासन रखा गया था, ठीक है। और जो है विधि के शासन में जो है दो चीज था, है ना, बताया था ना। एक था विधि के समक्ष समता और दूसरा था विधि के समान संरक्षण। ये दो पॉइंट जो है आप लोगों को हम बताए थे पिछले क्लास में। विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कि जो है विधि के नज़र में जो है लोग के अकॉर्डिंग के अनुसार जो है सब जो है बराबर होता है ना, सब कोई समान होता है। अब विधि का संरक्षण है कि मतलब जो है एक समान लोगों को जो है प्रोटेक्ट करना, जिससे हम लोग बताए थे एक समान लोग कौन है, जैसे महिलाएं, है ना, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग है, ये सब क्या है, एक समान जो है लोग हैं, है ना। जो पिछड़े हुए हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, इनको जो है क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए जो है विशेष कानून जो है बनाया जा सकता है। क्लियर? ये पिछले क्लास में हम लोग इसका आप लोगों को जो है ये कंप्लीट कर दिए थे। अब जो नेक्स्ट हम लोग का है आर्टिकल जो है 15 है। आर्टिकल 15 में जो है इसमें जो है भेदभाव से निषेध है। ठीक है, आर्टिकल 15 में जो है इसमें दिया हुआ भेदभाव से निषेध। तो भेदभाव से निषेध किया, किस आधार पर जो है भेदभाव का निषेध किया गया है, तो जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय या जाति के आधार पर, ठीक है। तो ये जो है कुछ चीज़ों में जो है बोला गया है कि राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। तो किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लिंग के आधार पर मतलब जो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, रिलीजियस के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और जो है कम्युनिटी के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो इस आधार पर जो है भेदभाव का जो है निषेध का जो है कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 15 में दिया गया है।
क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा बोले हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो किसके अगेंस्ट है, वो राज्य के अगेंस्ट है। राज्य जो है ये आप फंडामेंटल राइट किससे मांगते हैं, ये राज्य से आप जो है स्टेट से जो है ये फंडामेंटल राइट मांगते हैं और राज्य जो है आपको ये फंडामेंटल राइट देता है। क्लियर। तो राज्य को स्पेशली जो है राज्य को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि राज्य जो है इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसके साथ नहीं करेगा, तो नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर नहीं करेगा, तो जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगा। किसी का जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि भाई वो झारखंड में जन्म लिया है तो उसके लिए अलग जो है ट्रीटमेंट है, कोई अगर बंगाल में लिया है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, कोई जो है कर्नाटक में लिया तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। तो ये नहीं है कि जो है जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना। दूसरा है कि जो है अगर मेल है एंड फीमेल है तो उसके आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर। मतलब मेल और फीमेल, क्योंकि पहले जो है क्यों रखा गया इसको, क्योंकि इसके पहले जो है इसके आधार पर भेदभाव किया जाता था, मेल और फीमेल के आधार पर भेदभाव होता था, इसीलिए जो है ये फंडामेंटल राइट ही बना दिया गया है कि मेल और फीमेल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है रिलीजियस के आधार पर, कि धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर। मतलब धर्म के आधार पर भी पहले भेदभाव होता था। अगर ब्रिटिश राज में देखेंगे तो जो है ईसाई धर्म के आधार पर जो है अलग जो है व्यवस्था बनता था, है ना। एक बिल बनाया गया था, कंसेंट एक्ट बनाया गया था, ठीक है। ये 1851 के आसपास में बनाया गया था। उस बिल में क्या था कि जो ईसाई धर्म के मानने वाले थे उनका जो है जो संपत्ति होता था उस संपत्ति का जो है ट्रांसफर जो है बच्चों को हो जाता था ऑटोमेटिक, और जो हिंदू और मुस्लिम इस्लाम धर्म का मानने वाले थे उनका जो है डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता था। तो एक तरह से जो है धर्म के आधार पर अगर कानून बनाया जा रहा है तो ये क्या है, भेदभाव है। धर्म के आधार पर कानून नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे जो है फंडामेंटल राइट में रखा गया कि राज्य जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो धर्म के आधार पर हो। क्लियर। और दूसरा जो है समुदाय के आधार पर या जाति के आधार पर, क्योंकि जाति व्यवस्था भी जो है बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ था, इसलिए जो है जाति के आधार पर भी जो है भेदभाव का निषेध किया गया है। तो फिर बोलेंगे कि आरक्षण व्यवस्था सर, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था क्या है, आरक्षण का जो व्यवस्था दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है, जाति के आधार पर दिया जाता है ना। अगर मान लीजिए कि जो है अगर आप दलित जाति में आते हैं, कौन सा जाति है जो दलित है ये कौन जो है अप्रूव करता है, वो राज्य करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट करता है कि किस जाति को जो है दलित कैटेगरी में रखना है, किस जाति को जो है पिछड़ा कैटेगरी में रखना है, अदर बैकवर्ड क्लास में। तो ये जो है निर्धारण कौन करता है, राज्य करता है। क्लियर। तो ये राज्य का जो है निर्धारण करने का जो है अधिकार होता है, और ये निर्धारण जो है जाति के आधार पर होता है, ठीक है। लेकिन जाति के आधार पर भी किस आधार पर होता है, तो दो आधार होता है, एक जो है सामाजिक, वैसी जातियां जो सामाजिक रूप से क्या है, पिछड़ा हुआ है ना, बैकवर्ड है, और दूसरा जो है शैक्षणिक रूप से। दूसरा जो है शैक्षणिक रूप से जो है जो ये है उसको जो है रखा गया है। तो हम लोग जो है दो आधार पर जो है जो आरक्षण की व्यवस्था होता है दो आधार पे होता है, एक सामाजिक आधार पे और दूसरा होता है शैक्षणिक आधार पे। रिजर्वेशन इन्हीं दो आधार पे मिलता है। तीसरा जो आधार अभी बना है वो है आर्थिक आधार पे। आर्थिक जो है इकोनॉमिकल जो है बैकवर्ड, ठीक है। तो आर्थिक आधार पे ये जो है ये स्पेशली जो है अनरिजर्व कैटेगरी जो है, ठीक है, उसके लिए है, ठीक है। बाकी जो है पिछड़ा जो है पिछड़ा या जो है अन्य जो है पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग में जो है किसको रखा गया, एसटी और एससी, और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है इसमें ओबीसी का जो भी जाति आ गया वो ओबीसी में आ गया, अदर बैकवर्ड क्लास में। क्लियर। इस आधार पर जो है आरक्षण जो है सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता रहा, लेकिन बाद में जो है आर्थिक पिछड़ापन भी रखा गया है। क्लियर। तो ये बोल सकते हैं
कि सर जब जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध है तो फिर आरक्षण व्यवस्था तो जाति के आधार पर ही दिया जाता है, तो फिर ये कैसे संभव हो गया? तो क्या जो है जो आरक्षण व्यवस्था दिया जा रहा है, क्या इसको नहीं माना जा सकता है कि जो है ये जो है आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहा है? ये सवाल जो है पूछा जाता है। लेकिन आर्टिकल 15 में ही जो है आर्टिकल जो है 15 में ही दिया हुआ है कि जो है राज्य पिछड़े वर्ग, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध या जो है व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, मतलब है कि हम लोग हमेशा एक बात बोले हैं कि जो है संविधान में जो है हम लोग जो है स्पेशली जस्टिस का बात करते हैं, है ना। संविधान में स्पेशली हम लोग जो है न्याय की बात करते हैं, न्याय। और न्याय का मतलब होता है कि जो है किस आधार पे, अगर हम लोग इक्वलिटी अगर रखते हैं तो सिंपल सा बात होता कि एक समान सबको जो है अवसर दे देना, एक समान सबको समझना। लेकिन जो है ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, खासकर जो पिछड़ा वर्ग है या महिलाएं हैं या बच्चे हैं, इनका जो क्षमता होता है, कैपेसिटी जो है, वो जो है अन्य लोगों के साथ जो है अगर हम तुलनात्मक देखें, ठीक है, तो उसमें जो है उनका क्षमता कम नजर आता है। महिलाएं जो है समाज में जो है लगभग कई दशकों से दबे हुए रहे हैं। जातियां जो है, कुछ जातियां जो है दबी हुई रही हैं। ठीक है, मतलब जो है समाज में अगर कोई वर्ग जो है, समुदाय अगर दबा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि दबा हुआ समुदाय और वर्ग जो है क्या होता है, उसका जो है उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो लगभग कई सौ सालों से जो है वो समुदाय या जो है महिलाएं जो है समाज के वैसे वर्ग थे जो दबे हुए थे। परिणामता क्या हुआ कि वे जो है समाज में जब दबी हुई थी, तो सिंपल से बात है कि उनका डेवलपमेंट जो है उस हिसाब से नहीं हो पाया। क्लियर? तो परिणाम क्या हुआ कि उनका जो है जब डेवलपमेंट नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, तो फिर उनमें क्षमता भी डेवलप नहीं हो पाया ना। मान लीजिए किसी को पढ़ने का मौका मिल रहा है और किसी को पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, तो हम फिर कैसे उसका बौद्धिक विकास माने, है ना। हम उसको कैसे माने कि भाई ये इंटेलेक्चुअल हो गया है, इसका इंटेलेक्चुअल जो है डेवलपमेंट हो गया, और दूसरा जब पढ़ा ही नहीं है तो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया कि आप तर्क वितर्क के आधार पर किसी चीज़ को जो है डिसीजन ले सके, आप लॉजिक के आधार पर डिसीजन ले सके। तो लॉजिक के आधार पर तभी तो डिसीजन ले सकते हैं ना, जब आपको नॉलेज होगा। जब नॉलेज ही नहीं होगा तो डिसीजन कैसे लेंगे? जैसे मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं कि मान लीजिए चुनाव के समय में कोई अगर धर्म को लेकर जो है बात करता है, चुनाव में किसी वोटर को जो है धर्म के आधार पर प्रभावित करता है, तो वो गलत है या सही है, ये किससे हमको मालूम चलेगा? तो हमको ये मालूम होना चाहिए ना कि चुनाव जो आचार संहिता होता है, उसके आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर जो है वोट नहीं मांग सकता है। क्लियर? तो जब हमको चुनाव आचार संहिता के बारे में जानकारी होगा, तब ना हम उसका निर्णय ले सकेंगे कि हाँ ये गलत बोल रहा है। लेकिन हमको जब चुनाव आचार संहिता जो है, इलेक्शन जो है कंडक्ट कोड जो है, अगर वो हमको पता ही नहीं है, तो फिर जो है हम कैसे निर्णय लेंगे? हम निर्णय नहीं लेंगे, फिर वो जो भी बोलेगा उसको सही मानेंगे ना। तो निर्णय लेने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, और नॉलेज के लिए तब नॉलेज होगा जब आप उसके विषय में जानेंगे या पढ़ेंगे, तभी ना निर्णय ले पाएंगे। तो आपका जो बौद्धिक विकास कैसे होता है? जब आप चीज़ों को, बहुत सारे चीज़ों को आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तब आपको जब नॉलेज होगा तब किसी विषय पे क्या कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। नॉलेज के आधार पर आप उसको सोच सकते हैं कि ये सही है या गलत है। जब आपके अंदर में तर्क और वितर्क का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो आ गया, इसका मतलब है कि जो है आप विज्ञान के बहुत नज़दीक आ गए हैं।
लेकिन जहाँ पर तर्क वितर्क नहीं होगा वहाँ पे विज्ञान से बहुत दूर जा रहे हैं, समझ में। फिर वहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति बोल दे रहा है तो आप उसको मान लेते हैं, तो फिर क्या होता है, अंधविश्वास हो जाता है, समझ में। ये आंख बंद करके हम किसी पे विश्वास कर लेना है ना, अंधविश्वास होता है ना। क्या कोई बोला, समाज में वाले कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अब उसने बोल दिया कि नहीं ये होता है, तो हमने भी विश्वास कर लिया कि होता है, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है, वो क्यों, क्योंकि समझदार व्यक्ति हम उसको मान रहे हैं। लेकिन वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, हम ये डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, समझ में, क्यों, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज रहेगा तब तो डिसीजन लेंगे ना। इसलिए जो है बोला गया कि अगर समाज में अगर कोई वर्ग जो है दबा हुआ है, उसके पास नॉलेज नहीं रहा, वो वितर्क नहीं कर सकता है, तो उसकी क्षमता नहीं है। और किसी के पास क्षमता है तो दोनों को एक समान अगर अवसर हम दे देंगे तो फिर जो है ये व्यक्ति तो आएगा नहीं ऊपर, क्योंकि इसके पास तो नॉलेज ही नहीं है। तो इसको नॉलेज देने के लिए हमको करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया कि प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोग वर्ड जोड़े हैं न्याय। सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक रूप से हम क्या करेंगे, न्याय लाने का प्रयास करेंगे। न्याय का मतलब होता है कि जो है सबके साथ न्याय होना चाहिए, एक समान, अगर हम समान अवसर दे दें और कोई व्यक्ति जो है उस लायक नहीं है, तो फिर समान अवसर का मतलब क्या हो गया कि न्याय देना नहीं हुआ। बल्कि न्याय तब होगा जब उस व्यक्ति को उसके अनुसार हम क्या करें, मौका दें, उसकी क्षमता के अनुसार मौका दें। तो हम लोग क्षमता के अनुसार मौका देने के लिए क्या किए, रिजर्वेशन बना दिए। मतलब ये क्या है, ये प्रोटेक्ट करने का है कि एक समान लोगों के लिए जो है क्या हुआ, हमने प्रोटेक्ट कर दिया कि हमने जो है बना दिया गोला और बोला कि भाई इसमें जो एसटी है वो एसटी लोगों के साथ फाइट करेगा, क्यों, क्योंकि एक समान है। वो एससी है तो वो एससी लोगों के साथ फाइट करेगा, क्यों, क्योंकि एक समान है। वो पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग के साथ क्या करेगा, फाइट करेगा, क्यों, क्योंकि सबका लेवल क्या है, एक समान है। और जिनका लेवल हाई है उनको हम क्या किया, अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिए, क्योंकि उनका लेवल हाई है, तो वो उन लेवल लोगों के साथ क्या करेंगे, फाइट करेंगे। समझ में, मतलब क्षमता के अनुसार क्या किए, हमने अवसर दे दिए। क्लियर। तो यही हुआ क्या कि जो है राज्य ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रोविजन कर सकता है, और ये जो है इसका भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि वैसे लोगों के लिए आपको क्या करना है, जस्टिस लेके आना है। क्लियर। तो 15 आर्टिकल 15 का जो है इसका मेन थीम जो है यही है कि जो है राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन विशेष व्यवस्था वो बना सकता है, खासकर जो है पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। क्लियर। ये स्पेशल जो है उसके लिए प्रोविजन किया हुआ है, और इसी के आधार पर जो है राज्य ने जो है क्या किया कि विशेष व्यवस्था पिछड़े वर्ग के लिए भी बनाया है और विशेष व्यवस्था जो है महिलाओं के लिए भी किया है। क्लियर। यही जो है आपका आर्टिकल 15 का जो है पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब इसी में जो है हम लोग को जो है 3-4 चीज़ है आर्टिकल में, जो है आर्टिकल 15(1), ठीक है, 15(2), 15(3) और 15(4) क्लाउज में है, ठीक है। इसी में विशेष व्यवस्था दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो आर्टिकल 15 लिखो, थोड़ा उसमें लिखा देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 15 लिखो, धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध। क्या बोले, लिखो ना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध, इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध फिर लाइन चेंज करो, फिर लिखो 15 क्लाउज 1, 15 क्लाउज 1। यह राज्य को आदेश देता है कि
यह राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वह किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आधार वही है। किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? जन्म स्थान, जाति, लिंग, समुदाय इत्यादि के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्लाउज 2। 15 क्लाउज 2। देखिए, उपर्युक्त आधार पर किए जाने वाले विभेद मतलब होता भेदभाव, है ना। विभेद की प्रतिषेध की व्याख्या अनुच्छेद 15 क्लाउज 2 में किया गया है। अनुच्छेद 15 क्लाउज 2 में किया गया है। उसी में लिखिएगा, इस अनुच्छेद का उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां को समाप्त करना है, या कुरीतियों लिख सकते हैं, कुरीतियों को समाप्त करना है। यह राज्य और राज्य के नागरिकों दोनों के द्वारा भेदभाव किए जाने का प्रतिषेध करता है। भेदभाव किए जाने का प्रतिषेध करता है। समझ में आया? मतलब जो है 15 का क्लाउज 2 जो है ये सिंपल सा है, ये व्याख्या करता है कि जो है प्रतिषेध किस तरीके का जो है जो विभेद किया गया है, जो रोक लगाया गया है वो किस तरीके का है। तो स्पष्ट किया गया है जो कुरीतियां हैं समाज में, खासकर जो है हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उस पर रोक लगाया गया है कि कुरीतियों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा कुरीतियों के आधार पर भेदभाव जो है समाज में जो है चलता था, उस पर रोक लगाया गया है। और ये व्याख्या किया गया है कि सिर्फ ये राज्य के लिए नहीं है, ये राज्य के साथ साथ व्यक्ति के आधार पर भी है। चलो राज्य मान लीजिए भेदभाव नहीं कर रहा है, लेकिन व्यक्ति एक दूसरे को करे तो, व्यक्ति अगर एक दूसरे को करे तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक ही गांव में मान लीजिए कि जो है अपर कास्ट का कोई व्यक्ति रह रहा है
कोई दलित का व्यक्ति रह रहा है, तो समाज में तो व्याप था ना कि जो है दलित अगर व्यक्ति है तो उसको जो है घर में नहीं आने देना है, या खाना खाने नहीं देना है, या जो है वो सार्वजनिक कुआं पे जो है नहीं जा सकता है, या सार्वजनिक स्नानागार है वहाँ पर नहीं जा सकता है, तालाब का यूज नहीं कर सकता है। बहुत सारा प्रतिबंध गांव में ही लग जाता था, समाज में ही था। ये दोनों बोल रहा है कि राज्य तो नहीं करेगा, साथ में नागरिक भी नहीं करेगा। नागरिक एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। किस आधार पे, तो जो है इन सब के आधार पर, धार्मिक आधार पर नागरिक भी भेदभाव नहीं करेंगे, सामाजिक आधार पे जो है सामुदायिक आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, या फिर जो है पुरुष और महिलाओं के जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब ये नागरिकों पर भी क्या करता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाता है। यही जो ये क्या है, राज्य के लिए क्या है, राज्य के लिए भले प्रतिषेध भी है, लेकिन राज्य के लिए जो है पावर भी दे रहा है। अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करेगा तब, मान लीजिए कि लिख तो दिए हम, एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो क्या इससे कोई मान जाएगा? अगर हम लिख देंगे, संविधान में लिखा हुआ है, कोई मानेगा? बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा संविधान में इस तरह का लिखा हुआ भी है। जो पढ़ेगा उसको तो पता चलेगा कि अच्छा संविधान में लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं करना है। अगर उसके मन में नैतिकता आया तब, अगर नैतिकता नहीं है तो मानेगा? नहीं मानेगा, बोलेगा अरे ठीक है लिखा है। यहाँ तो मतलब कानून बना हुआ सो तो मानता ही नहीं है। भारत का अगर हम लोग देखेंगे कि कानून व्यवस्था है तो मानता ही नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ तो बना हुआ है इलेक्शन में जो है एक व्यक्ति एक ही वोट डालेगा, तो कहीं कहीं वीडियो क्लिप आ जाता है एक व्यक्ति जो 8 वोट डाल दे रहा है। तो कानून बना हुआ कि अगर डाल रहे हैं तो उसके साथ क्या हो सकता है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, दंड भी मिल सकता है, उसके बावजूद भी तो नहीं मानता है। अगर हम जो है सिर्फ लिख देंगे संविधान में कि जो है ये चीज़ें नहीं करना है, तो बहुत लोग समझदार हैं कि अच्छा लिखा हुआ संविधान में तो मानना चाहिए। लोग तो बहुत समझदार हैं। अब मानेंगे 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 कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। समझ में आया? तो हम क्या बोले कि फंडामेंटल राइट अगर सिर्फ जो है दिया हुआ संविधान में, सिर्फ संविधान में दे देने से फंडामेंटल राइट जो है व्यक्ति को नहीं मिल जाएगा, बल्कि जो है उसको क्या करना पड़ेगा, लॉ के साथ फोर्स डालना पड़ता है। समझ में आया? ये उसी तरीके से है कि अगर आप कुआं बाल्टी में, मतलब जो है कुआं में अगर बाल्टी डाल दिए तो क्या पानी ऊपर आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो पानी को ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, खींचना पड़ता है, मतलब बल आपको लगाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से है कि अगर हम सिर्फ लिख देंगे संविधान में तो वो मिल जाए, ये संभव ही नहीं है, बल्कि इसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स किसका लगाएंगे, तो लॉ का। जब तक आप लॉ नहीं बनाएंगे ना, लॉ आप नहीं बनाएंगे तब तक जो है क्या होगा, वो चीज़ें मिल नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए कि हमने बोला कि जो है दलित लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो दलित लोगों के साथ सिर्फ बोल दिए कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो भेदभाव नहीं होगा, होगा। समझ में? लेकिन अगर हम लॉ बना देंगे तो क्या होगा, और लोग इस लॉ के डर से भेदभाव करना बंद करेंगे। समझ में? तो हम लोगों ने क्या किया कि ये राज्य को क्या कर रहा है, पावर दे रहा है ना, कि अगर भेदभाव हो रहा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो हम अगर SC और ST एक्ट देखते हैं, ये क्या है, ये लॉ है ना। SC और ST एक्ट जो है ये क्या है, लॉ है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भेदभाव कर रहा है, जाति सूचक शब्द बोल रहा है, ये जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है, तो उसको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, और दंड कभी कभी जो है कड़ा बना देना पड़ता है कि भाई जो है दंड क्या है, कभी कभी कड़ा, मतलब जो बोल दिए कि नॉन अवेलेबल हो गया, मतलब जो है गैर जमानती। अगर इस एक्ट में अगर पकड़ा गया तो आपको जमानत भी नहीं मिलेगा। समझ में? तब ऐसी स्थिति में लोग डरेगा कि नहीं अगर फंस गए तो फिर जमानत नहीं मिलेगा। तो लोग भेदभाव करना क्या करेगा, बंद करेगा। अगर लॉ नहीं रहेगा तो फिर लोग नहीं मानेगा। लॉ क्या करता है, फोर्स डालता है किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको रोक लगाने के लिए। समझ में आया? तो यह है, तो यही जो है लॉ, इस लॉ क्या है, इसी आधार पर हम लोग को लॉ बनाने का जो है सरकार को पावर भी देता है।
इसलिए बोले ना कि ये सकारात्मक, ये नकारात्मक है राज्य के लिए। लेकिन जो है 15 क्लाउज 3 में जाएंगे तो क्या है, सकारात्मक है, क्योंकि राज्य उस आधार पर जो है लॉ का निर्माण कर सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट आइए 15 क्लाउज 3 में। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बताओगे। 15 क्लाउज 3 आर्टिकल 15 क्लाउज 3 देखो, यह राज्य को अधिकार देता है कि, यह राज्य को अधिकार देता है कि वह महिलाओं, यह राज्य को अधिकार देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। ठीक है। अब 15 क्लाउज 3 क्या हो गया, ये राज्य को क्या दे रहा है, पावर दे रहा है ना, राज्य को पावर दे रहा है। यहाँ पे तो विभेद है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो राज्य कुछ नहीं कर सकता है। वहां पर राज्य क्या है, नकारात्मक। जहां पे राज्य के लिए क्या होगा कि नकारात्मक टाइप का है, जहां पर राज्य का पावर सीज कर ले रहा है। हम बोल रहे हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो क्या हो गया, आप उस काम को नहीं करना है, तो आपका पावर क्या हो गया, सीज हो गया। आपका मन भी ये करने का तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्लाउज 1 क्या कर रहा है, क्लाउज 2 क्या कर रहा है, ये राज्य को पावर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य को रोक लगाया गया है, राज्य को जो है अधिकार नहीं दिया गया कि आप कुछ भेदभाव वाला काम करेंगे। ठीक है। तो जब रोक लगता है तो वो राज्य के लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि राज्य को पावर नहीं है। लेकिन जहां पे राज्य को कुछ बनाने का पावर मिल जाता है तो क्या हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य जो है उस पर पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ पर क्लाउज 15 क्लाउज 3 क्या है, ये पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या है, इसमें बोला कि राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है। मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है, विशेष कार्यक्रम बना सकता है, विशेष जो है लॉ बना सकता है, विशेष संरक्षण वाला लॉ बना सकता है, विशेष कार्यक्रम तय कर सकता है, योजना बना सकता है। ये राज्य को क्या करता है, पावर देता है। यहाँ पर राज्य जो है बोले कि नहीं, हमको 15 क्लाउज 3 में हमको पावर दिया गया है कि महिलाओं के लिए जो है क्या करें कि लॉ बनाएं, तो हम लॉ बना सकते हैं महिलाओं के लिए। अब महिलाओं के लिए हम क्या बना सकते हैं, हम दहेज प्रथा निषेध जो है लॉ बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं ना। तो राज्य ने बनाया दहेज निषेध प्रथा अधिनियम। अब वहाँ पे जो है दहेज लेने पे जो है, लेन और देन दोनों पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि महिलाएं, ये जो है एक तरह से शोषण वाला पार्ट था। उसके अलावा जो है महिलाओं के लिए छेड़छाड़ से संबंधित कानून बनाया, महिलाओं के घरेलू हिंसा से जो संबंधित कानून बनाया। तो कई जो है हम लोगों ने कानून जो है महिलाओं के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया। स्पेशल जो है महिला आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग। क्यों? क्योंकि महिलाओं के जो है उनका सम्मान या जो है उनके अधिकारों को जो है दिलाने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। वो अलग बात है कि वो प्रयास कितना सफल होता है उन्हें मालूम, है ना, लेकिन जो है बनाया गया है। ये सब क्या, ये सब राज्य को क्या कर रहा है, पावर दे रहा है 15 क्लाउज 3। और इसी पावर के तहत राज्य क्या करता है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो है विशेष प्रबंध कर सकता है। क्लियर? ये सकारात्मक होता है। क्लियर? समझ में आ रहा ना? चलो नेक्स्ट 15 क्लाउज 4। आर्टिकल 15 क्लाउज 4 देखो, इस अनुच्छेद के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए
पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति राज्य को दी गई है, करने की अनुमति राज्य को दी गई है। ठीक है। अब ये है 15 ठीक है। 15 क्लाउज 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ठीक है। क्वेश्चंस अगर पूछेगा आर्टिकल 15 से तो 15 क्लाउज 4 ही ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनने का संभावना वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेशली जो है पिछड़े वर्ग से संबंधित जो है विशेष प्रावधान जो है विशेष प्रावधान करने की अनुमति राज्य को दिया गया है। ठीक है। राज्य को दिया गया है मतलब सिंपल से अगर देखें तो इस आधार पर जो है पहले जो है पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या था, एससी और एसटी। पहले मतलब संविधान बनने के बाद का जो स्थिति है उसमें जो है पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या है, एससी और एसटी। ठीक है। बाद में इसमें जो है 1989 में जो है इसको जो है और परिभाषित किया गया मंडल आयोग के बाद। ठीक है। मंडल आयोग जो है बीपी मंडल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया गया था, जिसको बोलते हैं कि द्वितीय जो है पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना। और उसमें दिखाया गया था अन्य जातियों को भी जो है कौन सी जातियां जो पिछड़ी है उसका आकलन करना था। तो चूंकि पहले आकलन तो था पिछड़ा वर्ग, उसमें जो है पिछड़ा वर्ग में एससी जो दलित एकदम निचले पार्ट में होते थे वे लोग, और जो एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते थे, जो ट्राइबल एरिया में जो रहते थे उनको, इन दोनों को जो है पिछड़ा वर्ग में रखा गया था। और संविधान में यही दोनों को जो है व्याख्या राजनीतिक अधिकार दिया गया था, क्योंकि जो है रिजर्वेशन का जो है संविधान में जो प्रोविजन किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, राजनीतिक जो है आरक्षण। ये प्रोविजन सिर्फ जो है राजनीतिक प्रोविजन किया गया था। ठीक है। और ये प्रोविजन था कि जो है खासकर जो है लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में जो है सीटों का आरक्षण था, सीटों का आरक्षण मतलब जो है जो सीट्स है उसमें जो है जनसंख्या के आधार पर इनका सीट का जो है रिजर्वेशन था। ये संविधान में रिजर्वेशन जो दिया गया था ये यही रिजर्वेशन था। बाद में जो है नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में भी जो है रिजर्वेशन बाद में दिया गया, लेकिन शुरुआत में जो है सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के सीटों में आरक्षण। इसका कहानी जो है बहुत लंबा है ना। ये कैसे आया, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बोला जाता है कि जो है आरक्षण का जो पार्ट था, रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटिश के द्वारा जो है लाया गया था, लेकिन ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट इस तरीके का नहीं था कि जो है उनको नीचे से ऊपर उठाना था, बल्कि उनका क्या था, समाज को विभाजित करना था। ठीक है। तो शुरुआत में उन लोगों ने क्या किया था कि धर्म के आधार पर जो है समाज को विभाजित करने का जो है डिसीजन लिया।
और इसका शुरुआत होता है 1857 की क्रांति के बाद। बोला जाता है 1857 की जब क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति मानते हैं कि पूरे भारत में एक साथ नहीं हुआ था, लेकिन पूरा नॉर्थ इंडिया में जो है 1857 की क्रांति का प्रभाव था। अगर देखेंगे तो दिल्ली, मेरठ, है ना, उसके अलावा कानपुर, बरेली, फर्रुखाबाद, है ना, इलाहाबाद, ठीक, पटना, कुछ झारखंड का भी एरिया में रांची वगैरह जो है सेंटर था, है ना, रोहनी कैंप वगैरह प्रभाव यहाँ भी था। उसके अलावा जो है मध्य भारत, तो मध्य भारत और उत्तर भारत, ठीक है, इन क्षेत्रों में 1857 की क्रांति हुई थी। और बोला जाता है कि 1857 की क्रांति में जो है शुरुआत कौन किया था? जो आर्मी के लोग थे, जो ब्रिटिश के अंदर में जो भारतीय सेना थी, उन लोगों ने शुरुआत किया था। और किस मुद्दे पे किया था? इनफील्ड राइफल, है ना, नया राइफल लाया गया था, इनफील्ड राइफल बोला जाता है। और वो राइफल को जो है उसमें जो कारतूस भरा जाता था, जो गोली भरा जाता था, उस गोली को भरने के बाद दांत से खींचना पड़ता था सो गोली को करने के लिए। और बोला जाता था गोली में जो है ग्रीस लगा होता था, है ना, ग्रीस, उसको स्लिप कराने के लिए। तो ग्रीस में बोला जाता था कि उसमें अफवाह उड़ गया, या सही था या गलत था नहीं मालूम, अफवाह उड़ गया कि ग्रीस जो है गाय और सुअर के चर्बी से बनाया गया था, ठीक है, ये अफवाह उड़ गया। तो जो है जो हिंदू थे वो गाय के चर्बी के कारण जो है नाराज हो गए कि हमारा धर्म जो है भ्रष्ट करना चाहता है, और जो मुस्लिम थे वो जो है सुअर के चर्बी के कारण जो है ना, मतलब दोनों को टारगेट किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो सेना जो भर्ती थे वो दोनों जो है क्या अंग्रेजों के विरोधी हो जाए। और हुआ भी यही। शुरुआत कहाँ से हुआ? मंगल पांडे से, बंगाल से। उसने जो है क्या किया कि जो है इनकार कर दिया कि भाई हम जो है नहीं चलाएंगे बंदूक। तो जो है वहाँ पे मंगल पांडे को जो है पकड़ के जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। लेकिन बाद में फिर इसका जहाँ विद्रोह कहाँ पे आया? मेरठ में, ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुआ विद्रोह। और वहाँ पे जो है पूरा एक इन्फेंट्री जो था, जो आर्मी का इन्फेंट्री होता है, बोला जाता है 37 जो है इन्फेंट्री था जिसने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। विद्रोह का कारण था उसका एक कहानी, अगर बिपिन चंद्र अगर कोई पढ़े हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का बुक आता है, बहुत अच्छा बुक है, बिपिन चंद्रा पढ़िएगा, एकदम कहानी की तरह बुक है, बहुत फैक्चुअल नहीं, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। तो बिपिन चंद्र बुक लिखते हैं कि मेरठ में जो है कुछ सेनाओं ने, कुछ 37 इन्फेंट्री जो आर्मी था उसके जो है बल का कुछ सेनाओं ने जो है विरोध किया कि हम जो है बंदूक नहीं चलाएंगे, हम बंदूक नहीं चलाएंगे, है ना। तो चूँकि अंग्रेज अधिकारी तो हमेशा अंग्रेज ही होते थे, क्योंकि भारतीय कितना भी जो है मेहनत कर ले, कितना भी देशभक्ति दिखा दे, कितना भी अंग्रेज भक्ति दिखा दे, उनको सूबेदार से ऊपर नहीं भेजा जाता था। लास्ट पोजीशन सूबेदार का होता था, उससे ऊपर जो है अंग्रेज होते थे, समझ में। तो सूबेदार से ऊपर होते थे, तो अंग्रेज अधिकारी ने जो है उनको जो है अरेस्ट करके जेल में डालने का जो है ऑर्डर डाल दिया। तो चूँकि रेशियो देखेंगे, जो सेना का जो रेशियो था 1 पे 6 था, मतलब 1 ब्रिटिश सेना होती थी तो 6 भारतीय सेना होती थी। मतलब 1000 अगर ब्रिटिश सेना है तो साथ में 6000 भारतीय सेना उनके पास होता था, मतलब भारतीय सेनाओं का जो है रेशियो ज़्यादा था, समझ में। तो भारतीय सेना जो थी तो उनको जो है बोला कि जो विद्रोह किए थे उनको बोला कि जेल में डाल दो, तो जेल में डाल दिया गया, समझ में, जेल में डाल दिया। तो भारतीय सेना ही पकड़ कर डाले थे। तो शाम का समय था, बोला जाता है कि जेल में सुबह के घटना हुआ था, शाम का समय था। तो मेरठ में जो है पहले मीना बाजार वगैरह लगता था, मीना बाजार जहाँ पे जो है चूड़ियाँ उड़ियाँ जो भी मार्केट टाइप का होता था, है ना। तो मीना बाजार घूमने के लिए सेना के लोग गए हुए थे। तो मीना बाजार में जब घूमने के लिए गए तो वहाँ पे कुछ भारतीय जो महिलाएं होती उन्होंने जो है इनके ऊपर चूड़ियाँ फेंक दी। तो जो सेना में थे भारतीय थे उनके ऊपर चूड़ियाँ फेंक दी और इनको जो है अपशब्द बोलना स्टार्ट किए, बोले कि तुम लोग के ऊपर धिक्कार है, तुम लोग जो है सेना में हो। अपने भाइयों को जो है जेल में बंद कर दिए, है ना, और जो है तुमने ही बंद कर दिया। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग चूड़ी पहन लो, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो, तुम लोग विरोध नहीं कर सकते हो, है ना। तो जो है उनको जो है एक तरह से बोलते हैं ना तिरस्कार टाइप का जो है सैनिकों के साथ किया गया, है ना। तो बोला जाता है ना कि कोई अगर पुरुष बोल दे
तो सैनिक तो लोगों में जो है उतना भावना नहीं आता, बोला अरे बोल रहा है बोलने दो, लेकिन महिला अगर बोल दे तो अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, होता है ना, बेइज्जती फील हो जाता है। कोई अगर लड़की बोल देती है तो कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती फील हो जाता है ना। तो उन लोगों को बड़ा बेइज्जती फील हुआ, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग को जो है बोला गया। परिणाम क्या हुआ कि वहाँ से जो बेइज्जती फील हुआ तो अंदर में भावना जाग गया उनको, और वहाँ से जब वो लौट के गए तो जो जिनको बंद किया था उन सबको छुड़वा दिया, सबको जेल से जो है रिहा कर दिया। और जेल से जब रिहा किया गया तब जो है सारे सैनिक जो है विद्रोही हो गए, है ना। और बोला जाता कि जो उस कैंट के जो भी सेना थे सब ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि हम जो है अपने धर्म को भ्रष्ट होने नहीं देंगे। और उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके पैदल मार्च कर उस दिन जो है उन लोगों ने कर दिया। बोलता है 9 मई को विद्रोह किया गया था और पैदल वो लोग निकल गए। मेरठ से जो है उन लोग शाम रात को ही पैदल निकले, सुबह में मैं जो है दिल्ली में उन लोग दिल्ली कूच कर दिए। दिल्ली में जो है सुबह सुबह जब 5 बजे जो है 5 या 6 बज रहा था सुबह का, और 6 बजे भोर में देखे कि दिल्ली सैनिकों का एक जत्था पर जत्था आ रहा है। दिल्ली वाले को आँख खुला देखा कि सैनिकों को जत्था आ रहा है, सब समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, और सब जो है लाल किले में प्रवेश कर गए। लाल किला में जो है मुगल बादशाह जो है अंतिम बादशाह माना जाता है बहादुर शाह जफर को, उसके पास गए सारे सैनिक, और बहादुर शाह जफर को बोले कि तुम आप शासक बनिए भारत का। बहादुर शाह जफर जो है डर गया बेचारा, 78-80 साल का बंदा था, 80 साल का बंदा, 80-84 साल का था शायद, डर गया। बोला रे बुढ़ापा में क्या करवाओगे तुम, अंग्रेज लोग आकर तो जो बचा खुचा है वो भी तुम खत्म कर दोगे। तो बोला कि नहीं आपको बनना तो पड़ेगा ही बादशाह, और जो है जबरदस्ती जो है उसको बादशाह बना देते हैं, मुगल बादशाह घोषित करते हैं भारत का, दिल्ली के शासक। और उसके बाद जो है दिल्ली में पूरा विद्रोह हो जाता है, और दिल्ली से अंग्रेज जो है भाग जाते हैं, और दिल्ली को कैप्चर में ले लिया जाता है। दिल्ली में जब विद्रोह होता है तो फिर वहाँ से आगरा पहुँच जाता है बात, आगरा में सेना विद्रोह कर देती है। फिर वहाँ से जो है लखनऊ पहुँचता है तो लखनऊ में विद्रोह हो जाता है, फरुखाबाद पहुँचता वहाँ विद्रोह हो जाता है, बदाऊँ पहुँचता वहाँ विद्रोह हो जाता है, उधर झांसी पहुँचता झांसी में विद्रोह, मतलब धीरे धीरे क्या होता है विद्रोह एक बड़े स्तर पर जो है हो जाता है। और इतना बड़ा विद्रोह होता है कि उन क्षेत्रों में लगभग 1 से 1.5 साल तक अंग्रेजों का शासन बंद खत्म हो जाता है। 1 साल तक शासन नहीं रहता है, लोकल गवर्नेंस जो है वहाँ पर चलता है, डेवलप हो जाता है। और जो लोकल नेता जो असंतुष्ट थे, कहीं जमींदार असंतुष्ट थे, कहीं राजा असंतुष्ट थे, उन लोगों ने विद्रोह का जो नेतृत्व करना स्टार्ट कर दिया, विद्रोह हो गया। तो बोला जाता है 1857 का विद्रोह ऐसा था जिसमें जो है हिंदू भी उतना ही पार्टिसिपेशन किया था जितना मुस्लिम किए थे। मतलब वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो है एकता नजर आता है। और जो हिंदू सेना जो आए थे वो बहादुर शाह जफर को बादशाह बना दिए थे। मतलब क्या था कि वहाँ पे इस सांप्रदायिक आधार पर जो है ध्रुवीकरण नहीं था, बोला जाता है सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं था। मतलब लोगों के मन में ये नहीं था कि वो मुस्लिम बादशाह है और जो है नागरिक जो है हिंदू है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जाता है कि हिंदू और मुस्लिम जो है एकता देखने को मिलता है। ये अंग्रेजों के लिए जो है बड़ा खतरनाक था। और वो वहाँ से क्या करते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो है वो फूट डालना स्टार्ट कर देते हैं, समझ में, फूट डालना स्टार्ट करते हैं। और बोला जाता है कि जो है शुरुआत वो लोग करते हैं कि जो है हिंदू जो है तुष्टीकरण का नीति, मतलब उन लोगों को लगा कि जो है मुस्लिम क्या बादशाह है, शासक वर्ग है ना, तो ये मजबूत है, तो जो हिंदू जो नागरिक थे उनको तुष्टीकरण करना स्टार्ट करता है। मतलब उनको बोलता है कि भाई आप अच्छे अच्छे पदों पर जाइए, है ना, सरकारी पदों पर उनको भेजा जाता है, फिर जो है अलग अलग बढ़िया पदों पर उनको रखा जाता है। मतलब अंग्रेज क्या कोशिश करते हैं कि हिंदू जो है उनके साथ आ जाए। और धीरे धीरे इसी तुष्टीकरण की नीति कारण क्या होता है कि 1909 में जो है फर्स्ट टाइम जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि मुसलमानों को जो है आरक्षण का जो है धार्मिक आधार पर आरक्षण का जो है व्यवस्था कर दिया। लेकिन उनका आरक्षण का व्यवस्था अलग था। उस आरक्षण की व्यवस्था में क्या था कि मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होंगे और मुस्लिम जो वोटर हैं वही वोट करेगा, बाकी वहाँ के जो वोटर हैं वो वोट नहीं करेगा, समझ में। तो ये क्या हो गया, पोलराइजेशन नहीं हो गया कि एक तरीके से जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या कम है वहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने का बात हो गया।
कि भाई आपका जनसंख्या ज़्यादा होगा, वो सीट रिजर्व हो जाएगा, अब फिर वहाँ पे आप ही का कैंडिडेट होगा। समझ में आया? तो एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था जो है शुरुआत वहीं से हुआ, जिसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित पृथक निर्वाचन क्षेत्र। फिर दूसरा जो है सिखों को दिया गया 1919 में, ठीक है। और उसी आधार पर जो है तीसरी बार जो है 1935 के एक्ट में जो है दलितों को भी देने का जो है प्रोविजन कर दिया गया। जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित थे, उनको भी जो है पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार देने का जो है प्रयास किया गया। मतलब जो दलित का जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे दलित के लिए क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा सीट, और दलित ही वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा होगा और वोटिंग भी दलित ही करेगा। समझ में? तो एक तरह से क्या पोलराइजेशन हो रहा था। और फिर बाद में ही क्या होता पोलराइजेशन, जैसे मुसलमानों का पोलराइजेशन किया गया, तो आगे चलकर मुसलमानों ने क्या किया, अलग देश की मांग कर दिया किया। तो उसी तरीके से जो है दलितों का अगर पोलराइजेशन होता तो कल को डेट में दलित भी क्या होते हैं, अलग राष्ट्र की मांग कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से सिखों किया गया था, सिख भी अलग राष्ट्र का मांग किए खालिस्तान बनाने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से क्या था ये पोलराइजेशन। इसी चीज को गांधी क्या करते हैं, समझ जाते हैं, और गांधी इसी चीज का विरोध करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, हम पृथक निर्वाचन, ये हिंदू वर्ग में ही क्या किया जा रहा है कि जो है जाति के आधार पर बांटने का जो है पॉलिटिक्स किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो उन्होंने अड़ गए कि भाई हम जो है इसको नहीं होने देंगे, और उसके खिलाफ जो है वो अनशन पर बैठ गए। समझ में? अनशन पर बैठे तो बाद में जो है भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो है पूना पैक्ट किया गया, और पूना पैक्ट में ये तय किया गया कि पृथक निर्वाचन का जो है नहीं रखा जाएगा कॉन्सेप्ट, बल्कि सीटों पर आरक्षण रखा जाएगा कि सीट जो है वो दलित के लिए रिजर्व रहेगा, लेकिन वोटिंग जो है सभी लोग करेंगे। सीट पे खड़ा दलित भी होगा, लेकिन वोटिंग जो भी समुदाय में है, दलित हो या अपर कास्ट का हो, सब वोट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो है पोलराइजेशन नहीं होगा। फिर वही व्यवस्था जो है कर दिया गया 1935 के एक्ट में, समझ में? और उसी व्यवस्था को आगे संविधान में अपना लिया गया। तो ये जो है पूरा आरक्षण का जो है शुरुआती जो है कहानी था, ठीक है। बाद में जो है संविधान में जब बनाया गया इसी व्यवस्था पे, फिर आगे चलकर जो है सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो है आरक्षण का जो है और प्रोविजन किया गया, ठीक है। तो बोला जाता है कि 1989 में पहले ही जो है कि एक मंडल कमीशन गठित किया गया था, और मंडल कमीशन जो है उसमें चेक किया गया कि जो है और कौन पिछड़े लोग हैं। तो जो पिछड़े व दलित और एसटी के अलावा अन्य पिछड़ा जो है जो थे उनका एक समूह बनाया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। दलित तो पिछड़ा वर्ग थे ही, दलित और एसटी, लेकिन अन्य पिछड़ा कौन है, तो उसको हम लोग फिर चेक किए कौन सी जाति जो है शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, तो उसको लोगों ने क्या किया, एक अलग वर्ग बना दिया और उसको बोले अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब पिछड़ा वर्ग के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको बोलते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। समझ में? तो ओबीसी बना, और फिर ओबीसी को जो है शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो है रिजर्वेशन हम लोग 1990 के आसपास में जो है देना, 1989 से 90 के बीच में जो है ओबीसी का आरक्षण जो है हम लोगों ने कर दिया। क्लियर? तो ये ओबीसी का आरक्षण का कॉन्सेप्ट चला। फिर बाद में आर्थिक आधार पर भी रिजर्वेशन मांगा जाने लगा कि भाई आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट जो है ना आर्थिक आधार पर भी आरक्षण लाई, बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब 3 तरीके का है, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर। ये 3 तरीके का रिजर्वेशन है, लेकिन इसके लिए अलग कोटा नहीं है, बल्कि जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसी में से 10% जो है जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो गरीब हैं उनको दिया जाता है। तो 50% इधर हो गया, 50% उधर हो गया, और उस 50% में 10% उनको। कुछ राज्य जो है महिलाओं को भी आरक्षण देने लगे हैं, जैसे बिहार है ना। तो बिहार जैसे राज्य जो है महिलाओं के लिए क्या किए, 35% रिजर्व कर दिए। क्यों? क्योंकि जो है भागीदारी नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। कहाँ पे? शासन व्यवस्था में। तो शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्या किए कि 35% राज्य के अंदर, अभी नेशनल लेवल पर नहीं है, राज्य के अंदर में जो है महिलाओं को भी 35% रिजर्वेशन मिलता है। तो ये 35% इस सब कैटेगरी में है, अनरिजर्व कैटेगरी में भी, एससी कैटेगरी में भी, एसटी कैटेगरी में भी और ओबीसी कैटेगरी में भी। अब 35% रिजर्वेशन किसको मिल रहा है? महिलाओं को। दलित ही है, लेकिन दलित महिला को जो है उस कोटे में 35%।
ठीक है। तो ये जो है कोटे के में अदर कोटा डाल दिया गया है, दलित में अदर कोटा डाल के महादलित बना दिया गया है ना, दलित उसके बाद महादलित, है ना। और महादलित का जो है मान लीजिए कि दलित का कोटा 15% है, 14.5% है, तो उसमें से जो है 5% महादलित को दे दिया गया। तो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, दलितों में भी कौन महादलित है, मतलब उसमें भी पिछड़ा कौन, सबसे पिछड़ा कौन, निकाल लिया गया, समझ में। तो ये भी एक पॉलिटिक्स का साधन है ना, क्लियर। तो ये इसलिए बन जाता है क्योंकि आर्टिकल जो है 15(4) जो है विशेष प्रोविजन देता है, क्लियर। अब इसके लिए जो है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें जो है कुछ थोड़ा सा आप लोग को करवा देते हैं। उसमें हेडिंग लिखो, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने का उपबंध। देखिए, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का उपबंध। विशेष प्रावधान का उपबंध, ठीक है। उसमें लिखो, प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा मद्रास सरकार ने मद्रास सरकार समझते हैं ना, नहीं, पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक था, उसको बोलते थे मद्रास राज्य, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है क्या था, कि एक ही था, उसको बोलते हम लोग मद्रास राज्य। थैंक यू, ठीक है, क्लियर। बाद में जो है आंध्र प्रदेश के लिए जो है आंदोलन होने लगा, है ना, और आंदोलन में जो है रामल्लू का अनशन आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो बाद में आंध्र प्रदेश जो है अलग किया गया, भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है बनने वाला कौन था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और फिर बाद में जो है आंध्र प्रदेश को जो है फिर बट के तेलंगाना बट गया, ठीक है। देखो, मद्रास सरकार ने राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग राज्य के मेडिकल एवं